हाय गाइस, मैं हूं अजीत और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी धाम पे। साथियों, जैसे हमने पिछले वीडियो में टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था, वहां हमने समझा था कि टेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उनको इंडिविजुअली देखने से पहले हम उनमें प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि अगर इनको नहीं जानते रहेंगे तो वहाँ जब हम टेंस पढ़ने जाएंगे तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस पढ़ना मुश्किल है। जब हम टेंस की बात करते हैं, जब वहाँ उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग लगभग हर एक टाइप के टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो हम जान लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि किसी भी स्ट्रक्चर में हमारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, लेकिन हमारा चेंज क्या होता है, किसी टेंस को चेंज करने के लिए खाली हमारी वर्ब चेंज होती है। तो वर्ब हमारे टेंस को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। हम इसके सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब में हम उसके प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने ऑक्सिलरी वर्ब की हुई फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। तो हमारा बेसिक यहाँ उद्देश्य जो है वो यही है कि हम हेल्पिंग वर्ब को जान लें कि टेंस में उनका कैसे कैसे प्रयोग होगा। तो देखिए, मैंने लिखा है कि प्राइमरी वर्ब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो तीन है, बी, डू और हैव। बी, डू और हैव, ये हमारी तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। बाकी ये वर्ब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो वहाँ इनको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान लेना चाहते हैं कि हमको टेंस पढ़ने में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हम कवर कर लेना चाहते हैं। तो आइए मैं बता दूं कि ये हमारी तीन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनका प्रयोग हमारे टेंस में होगा। तो ये तीनों को मैंने इधर लिख रखा है, बी, डू और हैव। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बी कहाँ से आ गया। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा कुछ पढ़े होंगे उनको जानकारी ज़रूर होगी। तो ये बहुत ही कॉमन बात है। बी के ही ये सारे फॉर्म जो लिखे हुए हैं, एक्चुअली ये बी के ही फॉर्म है। मैं इधर से थोड़ा सा इसको हटाना चाहूँगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा। तो ये हमारा हिस्सा जो है, ये तीनों हमारे ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाएंगी। ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाती हैं और ये पास्ट को दिखाएंगी। मैंने कहा था कि फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, जब मैंने आपको बताया था टेंस के इंट्रोडक्शन में ही कि फ्यूचर टेंस को हमें दर्शाने के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, या जिसको हम V4 कहते हैं, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो हम देख ले रहे हैं कि बी का जो हमारा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होंगी वो इज, एम, आर है, और पास्ट टेंस में जो प्रयोग होंगी वो वाज, वर है, और इसका जो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है वो बीन होगा, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो बीइंग होगा। इसी तरह हम देख ले रहे हैं डू हमारा दूसरी जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये डू होती है। और इसका V1 कह सकते हैं, इसको हम V1 डू है, और V2 जो पास्ट फॉर्म होता है इसका वो डिड है। इसका V3 जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो ये है, और V4 ये ING फॉर्म होता है, और ये V5 है इसका वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होता है, जिसको हम यस या ईएस लगाते हैं। बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसी तरह हम हैव को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि ये हमारा V1, ये हमारा V2, ये V3 पास्ट पार्टिसिपल, और ये V4 हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये V5 उसी का यस या ईएस वाला फॉर्म होता है। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि सर हम तो हैज हैव पढ़ते आए हैं, ये आप क्या बता रहे हैं कि ये इसका यस या ईएस वाला फॉर्म होता है। तो आप जान लीजिए कि तीन ही हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं, बी, डू और हैव। इनको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि अगर इनको हम समझ लिए हैं तो हमारे आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें बहुत ही सहूलियत हो जाएगी हमको उनको समझने में। तो इनका प्रयोग
हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। अच्छा, इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वहाँ हमारा अफर्मेटिव, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि वो बिना मॉडल्स के बनता ही नहीं है। तो वहाँ हमारे जो वर्ब थी वो प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए ही इंग्लिश में उपलब्ध है, फ्यूचर के लिए कोई वर्ब उपलब्ध ही नहीं है, जो इसलिए मॉडर्न ग्रामेरियन जो है वो मानते ही नहीं कि फ्यूचर कोई टेंस होता है। तो यहाँ ये हमारा क्या करेगा, बी वाला फॉर्म जो है हमारा ये स्टेट, ये एक जब हम स्टेट दिखाने की, किसी की अवस्था दिखाने की कोशिश करेंगे, स्टेटिव फॉर्म जो होगा उसका, जैसे मैंने कहूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो मैं यहाँ राम की बारे में कुछ बता रहा हूँ, ना कि राम कुछ कर रहा है। ठीक है, तो उनका प्रयोग हम समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट में जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, वहाँ हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ हम सीधे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब भी हमें उसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तब हमें वहाँ हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, और हेल्पिंग वर्ब जहाँ हम एक्शन दिखाना होगा वहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डू हमारा एक एक्शन वर्ब है और ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। इसके माध्यम से हम किसी अवस्था को दिखा सकते हैं और इसके माध्यम से हम किसी एक्शन को दिखाते हैं। तो इसी तरह हमारा हैव जो है ये पोजीशन को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पोजीशन, हमारा अधिकार, हमारा ओनरशिप, कि हमारा किसी चीज़ पे अधिकार है, तो वो दिखाएगा। मैं अभी बारी बारी सबको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ जान लीजिए, एक ये समझ ही लिए होंगे कि इसका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। एक चीज़ और जान लेते हैं कि जैसे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो इस तरह समझेंगे कि जैसे हमारे गांव देहात में छोटे काश्तकार होते हैं, उनके पास थोड़ा थोड़ा खेत होता है, तो अपना काम स्वयं करने में सक्षम होते हैं। वहीं जो बड़े काश्तकार होते हैं जिनके पास 100-50 बीघे खेत होता है या उससे अधिक होता है, वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना सारा वर्क होता है उनके पास, वो स्वयं नहीं निपटा पाते हैं। तो उसके लिए वो किसी की हेल्प लेते हैं, जिनको हम मजदूर कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, लेबर कहते हैं। ठीक है, कोई अधिकारी है, किसी कंपनी का मैनेजर है, कोई उसका फाउंडर है, तो वो अपना सारा काम स्वयं नहीं निपटा सकता, उसके लिए वो अपने यहाँ कर्मचारी रखता है जिनको जो उसके कार्य में मदद करते हैं, तो वो उसके हेल्प के लिए, उसके असिस्टेंट के लिए होते हैं। तो इस तरह से हमारा जब हम मेन वर्ब जो होगी हमारी, जब अकेले वो प्रयोग होगी, तो वो हमारे पूरे टेंस के टाइम को, उसके जेंडर को, उसको नंबर को सेटिस्फाई करने का पूरा जिम्मा हमारे पास होगा। इस तरह से हम समझें कि सॉरी, अगर मैं कोई काम अकेला कर रहा हूँ तो उस समय सब कुछ जो भी करना होगा वो मैं करूँगा, लेकिन अगर मेरे पास कोई मेरी मदद करने के लिए है, मैं किसी अपने साथ काम को करने के लिए किसी को रख रखा हूँ, एक तरह से कह दें कि अपने किसी असिस्टेंट को रखा हूँ। इन जनरल जैसे हमारे अधिकारी होते हैं, कोई नेता मंत्री वगैरह होते हैं, तो वो क्या रखते हैं? पर्सनल असिस्टेंट, पीए। हमारे अधिकारी जनरली पीआरओ रखते हैं, पर्सनल जो उनका काम होता है थोड़ा मोड़ा उसको करने के लिए, वो स्वयं नहीं करते हैं, उनको सौंप देते हैं। इसी तरह हमारा मेन वर्ब होती है, वो एक मालिक की तरह होती है। जब वो अकेले होगी, जब हम अकेले कोई काम कर रहे हैं तो सब कुछ हमें ही देखना पड़ेगा, लेकिन जब हमारे पास कोई मदद करने के लिए है, अगर हम स्टेशन पर जा रहे हैं, सामान है हमारे पास, तो अगर हमें कूली नहीं है हमारे साथ, तो वहाँ हमें अपना सारा लगेज खुद ही ले जाना पड़ेगा, सब कुछ हमको करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने कूली की हेल्प ली है तो वहाँ हम फ्री हो जाते हैं और बाकी सारा जो कुछ हमारा लगेज है वो हैंडल करता है कौन? कूली। इसी तरह एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, हमारे साथ ड्राइवर नहीं है, तो वहाँ हम सारी जिम्मेदारी हमारी होगी गाड़ी को चलाने की, और हम जहाँ भी जा रहे हैं, जाना भी हमें है, लेकिन ड्राइव भी हम ही को करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे साथ ड्राइवर है, हमने ड्राइवर रख रहा है, तो हम फ्री होकर आराम से बैठ सकते हैं, अपनी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं, बाकी सारा काम वो ड्राइवर देख लेता है। तो इसी तरह समझिएगा कि जब हम खाली मेन वर्ब जहाँ प्रयोग होगी, ये जब मेन वर्ब की तरह प्रयोग होगी, तो ये सारी जिम्मेदारी इसकी होगी, ये टाइम को, टेंस को, नंबर और जेंडर को सबको सेटिस्फाई करने का काम फिर वो मेन वर्ब का होगा। लेकिन जहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी, वहाँ मेन वर्ब बिल्कुल फ्री रह सकती है। हेल्पिंग वर्ब इसीलिए आती है कि बाकी जो भी काम बचा हुआ है, टाइम टेंस
नंबर, जेंडर, बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको सबको जस्टिफाई करने का काम हेल्पिंग वर्ब करेगी। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। पहले हम बी से शुरू करते हैं। तो आइए 3 एग्जांपल के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है कि राम इज़ अ डॉक्टर। क्या लिख रखा है? राम इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ ये हमारी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है इज का, क्योंकि इधर कोई दूसरी वर्ब नहीं है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि राम इज़ रीडिंग बुक। तो हमारा यहाँ रीडिंग जो है ये मेन वर्ब है और ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरफ प्रयोग की गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राम इज़ अ डॉक्टर, ये इसका एक स्टेट बता रहा है, इसकी बारे में कुछ बता रहा है कि राम क्या है, राम के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ हमारी इज मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रही है और यहाँ और ये मेन वर्ब की तरह जब प्रयोग हो रही है तो ये इसको दिखा रही है। इज हमारा ये हमारे प्रेजेंट को दर्शा रही है। मैंने बताया है कि हमारी तीनों इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस को दिखाती हैं। तो इससे हम देख कर हम समझ गए कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट का है। राम इज़ अ डॉक्टर, उसकी प्रेजेंट अवस्था, वर्तमान की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। और इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो राम को जस्टिफाई कर रही है। यहाँ देख ले रहे हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया है और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब है और ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब प्रयोग की गई है तो ये क्या दर्शा रही है कि राम इज़ रीडिंग बुक। राम क्या कर रहा है? कोई बुक पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ने का काम कर रहा है, तो इसके एक्शन को दिखा रही है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि आई एम अ टीचर। मैंने लिख रखा है कि आई एम अ टीचर, तो ये मेरे वर्तमान अवस्था को बता रहा है कि मैं क्या हूँ, एक अध्यापक हूँ। तो उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हमारा एम जो है ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ मेन वर्ब जो है वो खेलना है और ये आई एम जो है ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग हो रही है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी प्रयोग की जा रही है। जहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा इसका, वहाँ ये सब कुछ जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी इसकी खुद होगी। और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगी तब भी इसी का काम होगा, मेन वर्ब बिल्कुल फ्री रहेगी। तो एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि राहुल वाज ए फार्मर। यहाँ राहुल के ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और ये बता रहा है पास्ट की कंडीशन को। इसको देखने के बाद हमको समझ में आया कि ये सेंटेंस जो है हमारा ये पास्ट का है, भूतकाल की अवस्था को बताया जा रहा है। और वाज एक हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है जो इसको जस्टिफाई कर रहा है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल। मैंने यहाँ लिख रखा है कि राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ ये वाज को देख के हम पास्ट समझ में आया और ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब कि राम फुटबॉल खेल रहा था। तो एक चीज़ समझिएगा कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसको आप बहुत गौर से देखिएगा, ये हमारी जो बी है, बी के अपने सभी फॉर्म हैं, इनका जब भी हम प्रयोग करेंगे, इनका 2 तरीके से यहाँ हम प्रयोग समझेंगे कि जब भी बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब के बी के साथ जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे तब ये हमारा हमेशा एक्टिव वॉइस को दिखाएगा, या हम कह दें कि हमारा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस जो है उसको दिखाएगा। जो हमारे 6 टेंस हैं कॉन्टीन्यूअस में, उनको ये हमेशा दर्शाने की काम आएगा। जैसे हमारा कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का जब प्रयोग होगा तो हमारा आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है। इसी तरह जब भी हमारा बी के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी तो ये हमारी क्या होगी, ये हमेशा पैसिव वॉइस को दर्शाएगा। जब भी बी के बाद कभी आपको वर्ब के 3rd फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा तो वहाँ आपको ये समझना होगा कि ये हमारा पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। और जब भी बी के बाद, बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ जब भी हमारा आईएनजी फॉर्म प्रयोग हो तब वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। जब हम ये एक्टिव पैसिव को पढ़ेंगे, हमारा आता है डिटेक्शन के लिए, तो वहाँ हम समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो ये एक बहुत अच्छे ट्रिक की तरह वहाँ उपयोग किया जाएगा। आइए, हमने बी को देख लिया है।
बेसिकली हमारा बी जो है वो स्टेट दर्शाने के काम आता है। तो इसको हम समझ लिए हैं कि ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो कैसे होगा, और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तब इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सिंपल प्रेजेंट जो होता है उस सेंटेंस को बनाते हैं, और जो ये हमारा डू है इसका प्रयोग करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं, जब भी हमारा इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक का मतलब अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जो भी होगा उसको समझिएगा, सकारात्मक वाक्य जो होंगे उसमें जब होगा तो हमारा किसी तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब का कोई प्रयोग नहीं होता है। बेसिकली इंडेफिनिट में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लें या हम पास्ट इंडेफिनिट ले लें, दोनों में हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसी से हम अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब भी हम सेंटेंस हमारा निगेटिव या इंटरोगेटिव होगा, जब भी निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे तब वहाँ हमें इस डू की आवश्यकता पड़ेगी एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल इसका। जैसे मैंने कहा ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्रयोग की जा रही है। यहाँ हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, मेन वर्ब से ही हमारा काम चल जा रहा है। लेकिन जब भी हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब एक चीज़ आपको यहाँ समझ में आ रही होगी कि जब निगेटिव सेंटेंस में हम ये डज का प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है और ये गो मेन वर्ब है। मैंने इसीलिए आपको इतना कहानी सुनाई थी कि जो मेन वर्ब है जब वो अकेले आएगी तो सारा काम उसी का होगा, सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। जैसे हम अकेले रहते हैं तो सारा काम हमको ही देखना पड़ता है, इसी तरह जब मेन वर्ब अकेले प्रयोग की जाएगी तो सारी जिम्मेदारियां इसकी होंगी। ये सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करेगा, अपना टाइम या टेंस को करेगा, उसके सब्जेक्ट के हमारे नंबर और जेंडर को सेटिस्फाई करने की सारी जिम्मेदारी इसके पास होगी। लेकिन जब हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब कोई होगी तो हमारी मेन वर्ब एज ए ओनर प्रयोग करेगी, एज ए मालिक। जैसा हम अगर हमारे पास ड्राइवर है, कूली है, तो हम ना तो कार ड्राइव करने की हमारी जिम्मेदारी होगी ना तो सामान ले जाने की, हम फ्री रहेंगे। इसी तरह यहाँ गो हमारी अपने फर्स्ट फॉर्म में है, मेन रूप में है और सारी जिम्मेदारी इसने हेल्पिंग वर्ब को दे रखी है कि आप जो है अपना टाइम टेंस नंबर जेंडर सब कुछ सेटिस्फाई करो, आप लेके चलो, मैं बिल्कुल फ्री चलता हूँ। इसी तरह देख ले, तब भी हम देख रहे हैं कि गो हमारा मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। अभी ये आपको ना समझ में आ रहा होगा, हो सकता है जो लोग नहीं पढ़े हैं पहले उनके लिए एक नई चीज़ लग रही होगी, लेकिन यहाँ हम ये देख ले रहे हैं कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ इसने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर रखा है। कैसा कर रखा है? फ्री। यहाँ पे इनको कोई लोड नहीं, सारी जिम्मेदारी इस हेल्पिंग वर्ब को उसने दे दिया है। तो हम बी को समझ लिया है, डू को समझ लिया है, ये हमारे दोनों प्रेजेंट में प्रयोग किए जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम क्या करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे और डज का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा डिड है ये हमें पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होगा। जैसे मैं लिखूँ, मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। मैंने यहाँ लिखा एक सेंटेंस लिखा मैंने कि ही वेंट टू स्कूल। ये बता रहा है कि वह स्कूल गया। ये वेंट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है
V2 है जो हमारा पास्ट को दिखाती है। तो यहाँ भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस दिखाने के लिए किसी हेल्पिंग की वर्ब की ज़रूरत नहीं थी, ये यहाँ एज ए मेन वर्ब प्रयोग हुई है। लेकिन जब इसका हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। तब हमें वहाँ लिखना होगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो यही है कि ये हमारी जो मेन वर्ब है ये अपने फर्स्ट फॉर्म में मूल रूप में है, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसको कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, क्योंकि इसकी हेल्प करने के लिए हमारी ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रयोग हुई है। और जब हेल्पिंग वर्ब है हमारे लिए तो हम क्यों सामान लाद के टहलना। सामान लादने से मतलब मेरा वही है कि हम टाइम, टेंस, नंबर, जेंडर, बाकी जो भी सेटिस्फाई करना है सारा काम हम इनके जिम्मे छोड़ दिए हैं और हम फ्री हो लिए हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ड्राइवर है तो हम अपने राइडिंग का आनंद ले रहे हैं, हम ड्राइव का या अपनी राइडिंग का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर को सारी जिम्मेदारी है, वो अपना देखे सिग्नल कैसे चला, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कैसे तेज़ चलना है, कहाँ धीरे चलना है, सारी जिम्मेदारी हमने ड्राइवर को दे रखी है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह अगर इसका मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ तो मुझे लिखना होगा डिड ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता था। यहाँ हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा कि यहाँ भी हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो रही है और मेन वर्ब हमारी अपने मूल रूप में है, जैसा कि फर्स्ट फॉर्म में होती है, बिल्कुल फ्री है, सारी जिम्मेदारी यहाँ पे किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की। तो हमने देख लिया डू को, डिड को, और डन हमारा जो है ये थर्ड फॉर्म है। जब इसका प्रयोग हमारा परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होता है, या तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ हमारा प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क। राम हैज़ रेड द बुक, मतलब राम किताब पढ़ चुका है। तो हम परफेक्ट टेंस के साथ इसका प्रयोग करेंगे। और ING जो है इसके बारे में तो बता दिया हूँ कि ये जब भी हमारा कॉन्टीन्यूअस टेंस में प्रयोग होगा, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो या कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, दोनों जगह इसका प्रयोग होगा। और डज को भी हमने देख ही लिया है कि जब हमारा थर्ड पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हम डज का प्रयोग करते हैं, तो हम देख लिए हैं। इसी तरह हमारा तीसरा जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव है। हैव ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका हैड होता है, और फोर्थ फॉर्म जो जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वो हमारा हैविंग होता है। और V5 जिसको हम यस या यस फॉर्म लगा के बताते हैं कि V1 प्लस यस या यस जोड़ते हैं तो वो हमारा ये हैज होता है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं रही होगी कि ये इसका यस यस वाला फॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या दिखाता है, पोजेशन दिखाता है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करेंगे तो आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं कि आई हैव ए कार, मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखा है आई हैव ए कार। यहाँ ये हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, हैव हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। और इस हैव को हम देख के समझ रहे हैं कि हमारा ये V1 है, फर्स्ट फॉर्म है हमारा इस हेल्पिंग वर्ब का। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। और दूसरी चीज़ ये क्या दिखा रहा है कि ये पोजेशन दिखा रहा है, इस कार पे मेरे अधिकार दिखा रहा है कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो हम देख लिए हैं कि हमारा ये मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग हुआ है। और दूसरा हम देख ले रहे हैं कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है तो यहाँ परफेक्ट टेंस है, आई हैव डन माई वर्क। यहाँ ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ। तो इस तरह से हम जब भी हमारा हैव होगा तो उसके बाद हमारी V3 प्रयोग होगी। हैव से मतलब इसका कोई भी फॉर्म हो सकता है, हैव, हैज़, हैड, इन तीनों फॉर्म के साथ हम V3 प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या दिखाएगा, परफेक्ट को दिखाएगा, परफेक्ट टेंस को दर्शाएगा।
तो इसका हम देख लेते हैं। जैसे जब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस जब बनाना चाहेंगे तो वहाँ हमें इसका अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, हैव आई। अब समस्या ये हो जा रही है कि जैसे इसको हम आई की जगह वी कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपने ही स्वयं से कैसे सवाल पूछूंगा, खुद से ही कोई कैसे सवाल पूछेगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं, वी हैव डन आवर वर्क। तो यहाँ भी हमको सुधार करना होगा, क्योंकि हमारा वी का ये हमारा क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या हुआ। जब हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ी, हैव वी डन आवर वर्क। क्या हम अपना कार्य समाप्त कर लिए हैं, क्या हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो यहाँ ये चीज़ देखने में आ रही है कि हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता हो रही है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि हमें जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होगी, भले ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ना हो, पास्ट इंडेफिनिट में होगी, भले भी वहाँ हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ना पड़े इसकी आवश्यकता। लेकिन जब हम इसका इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ हमें इनकी आवश्यकता होगी। जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब वहाँ हमें इज एम आर की आवश्यकता होगी, और जब भी हम परफेक्ट टेंस बनाएंगे तब वहाँ हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म की आवश्यकता होगी। तो वहाँ हमें इस हैव या हैड का प्रयोग करना होगा। और एक हमारा इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसके हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। बाकी हमारे जितने भी टेंस आएंगे उन सब में हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी ही। जैसे हमारा कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होगा, परफेक्ट में हैज़ या हैव हैड का प्रयोग होगा। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग होगा। इसी तरह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जैसे पास्ट इंडेफिनिट आता है तो वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ दिया जाए, बाकी जो उसके निगेटिव या इंट्रोगेटिव हैं वहाँ डिड का प्रयोग होगा। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ हम वाज वर्ब का प्रयोग देखेंगे, और जब भी हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे वहाँ हमारा हैड का प्रयोग होगा, और जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो वहाँ हमें हैड बीन का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसलिए आप ये जान लीजिए, मैंने अभी यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, इनका एक संक्षिप्त विवरण दिया है कि वर्ब हमारी, मैंने इनको पहले दो भागों में बांटा, क्या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब को पुनः दो भागों में बांटा, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो हमें अभी मेन चीज़ समझना था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है। बेसिकली हमारे पास तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी है, क्या, बी, डू और हैव, और इनका फॉर्म कैसी होगी, सेकंड फॉर्म कैसी होगी, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फिफ्थ फॉर्म सबको समझ लिए हैं, और इनका कैसे प्रयोग होगा वो भी जान लिए हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है, जो भी बातें आपको नहीं स्पष्ट हुई हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनको रिजॉल्व कर सकूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे होंगे।